तो है दोस्तों, आज हम जो है अपनी पूरी ऐसे 200 की सीरीज रिवाइज करने वाले हैं, जिसके अंदर हम दस अपना SQC1 220 210 250 207 299 जो भी हमारा पूरा 200 की सीरीज है उसे हम फुल रिवाइज करेंगे। अब रिवीजन मेरे साथ होने वाले हैं, क्योंकि मैं भी सीए फाइनल की एक स्टूडेंट हूँ जो कि जनवरी में मैं अपना टाइम दे रही हूँ। तो इसलिए कुछ चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो मुझसे छूट जाए, क्या पता मैं गलत उनको बोल दूँ, गलत समझा दूँ, या वैसे मैं कुछ समझाने वाली नहीं हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं रीडिंग करूँगी। इसमें क्या होगा कि आप जो है मेरे साथ में रिवाइज कर सकते हैं, और बाद में जो है मान लो आपका मन नहीं है, आपका बस बैठे हुए हो, तो आपने ईयरफोन जो है अपने कान में लगाइए और सुनते जाइए जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मैं क्योंकि मैं रीड करूँगी और मैं खुद भी रिकॉल करूँगी, तो आप भी अपना जब मैं बोलूँ तो रिकॉल करना। ये अ, तो शुरू करते हैं। एसक्यूसी वन में का स्टैंडर्ड का नाम देख लेते हैं पहले। क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म करते हैं ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस, रिलेटेड सर्विसेज, एंगेजमेंट। चार चीज़ें इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम देख रहे हैं। वैसे SQC1 की अगर बात की जाए तो ये ऑल तरीके की ऑल टाइप ऑफ एंगेजमेंट पे लगता है, प्लस एंगेज रिलेटेड सर्विसेज। SQC1 जो है सभी ऑल CA फॉर्म पे लगाया जाता है। वैसे मैं बता दूं कि ये अतुल अग्रवाल की बुक है, CA अतुल अग्रवाल की। ओके, तो मैं उसी में से ही पढ़ रही हूँ। ओके, SQC1 जो है क्वालिटी फॉर्म के लेवल पे चेक करता है, लेकिन अगर मैं ऐसे 220 की बात करूँ तो ऐसे 220 में एक ऑडिट लेवल पे चेक किया जाता है, ना कि फर्म लेवल पे। अगर मैं फर्म की बात करूँ, हम फर्म 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 हम चिल्ला रहे हैं जब से, तो फर्म का हमारा मतलब क्या है? सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, या एनी एनी एंटिटी ऑफ सीरीज आ जाएगा। इंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? जो फुल टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो फर्म के अंदर काम करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इंगेजमेंट के लिए। इंगेजमेंट टीम क्या होती है? इंगेजमेंट टीम में सारे पर्सन आ जाएंगे, हमारे इंगेजमेंट पार्टनर और स्टाफ आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारे एलिमेंट्स होते हैं लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इथिकल रिक्वायरमेंट हो जाएगा हमारा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस और क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक इंगेजमेंट। इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग आ जाएगा। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर भी हम दो चीज़ देखेंगे, रिव्यू और डॉक्यूमेंटेशन। पहले हम देख लेते हैं कि हमारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फॉर्म क्या होती है, क्योंकि हम विद इन द फॉर्म बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई एग्जाम्पल सेट करना, एग्जाम्पल सेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जो कि हमारे इंटरनल कल्चर को, हमारा इंटरनल कल्चर कैसा है, किस चीज़ को लेकर, PLR या फिर PRL को लेके, मतलब प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को लेके हमारा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कैसा है। इसके अंदर ना हम जो है जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन क्या आता है कि फॉलोइंग कंसिडरेशन क्या है शैल बी टेकन बाय द CEO सीनियर पार्टनर अपहोल्ड क्वालिटी ऑफ फर्म। ये जो वर्ड है अपहोल्ड क्वालिटी ऑफ फर्म जो है, यही वर्ड क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, और हम जो है पागल बन जाते हैं और पता नहीं क्या लिख के आता है, आई डोंट नो। तो फर्म जो है इसके अंदर क्या करता है? फर्म का काम है असाइन करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमर्शियल कंसिडरेशन, जो कि ओवरराइड नहीं करता है हमारे काम को, हमारे जो भी हमने काम परफॉर्म किया है। अब कह रहे हैं कि फर्म जो है ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्रोसीजर्स को एड्रेस करता है जिसमें कंपनसेशन, प्रमोशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड विद रिगार्ड टू इट्स पर्सनल जो है डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट करता है। और ये क्या करता है? कमिटमेंट टू क्वालिटी इसके अंदर हमारी होती है, मतलब इट्स ओवरराइड करता है। तो फर्म क्या करता है? डिवोट करता है सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, जिसमें हम डेवलप करते हैं अपनी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को। अब हम आ जाते हैं फटाफट से अगले पे। अब हमारा अगला है इथिकल रिक्वायरमेंट। इथिकल रिक्वायरमेंट में क्या होता है? हम स्टार्टिंग से हम इसके अंदर 5 ही पॉइंट्स देखते हैं कि भाई 5 ही पॉइंट होते हैं इसके अंदर। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है? इथिकल रिक्वायरमेंट जो होती है उसके अंदर कोड जो है इंक्लूड करते हैं इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसके अंदर एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। ठीक है, फर्म क्या करता है? ऐसे एस्टेब्लिश करता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं इंडिपेंडेंस तरीके से अपने पर्सनल से। पर्सनल कौन है? जो कि अभी हमने पढ़ा, एंगेजमेंट पार्टनर होता है और हमारा स्टाफ होता है जो कि परफॉर्म करता है हमारे एंगेजमेंट को। इसके अंदर ना कुछ हम आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस को या फिर रिलेशनशिप को, जो कि हमारे थ्रेड्स को मतलब क्रिएट कर रहा है थ्रेड। फिर हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए, एज लो एज पॉसिबल जो है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो है हम सेफगार्ड लगाते हैं जिससे हम एलिमिनेट कर पाए अपने थ्रेड्स को। ठीक है, हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। हमारा जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो भी रोटेट होता है। 7 साल से ज़्यादा हम उसको नहीं रख सकते। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें जो है उसको रोटेट करना ही पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? साल में रिटर्न हम क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। किस चीज़ की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? ऑफ कंप्लायंसेस की विद इट्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर और इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल फर्म पर्सनल। हम जो है कम से कम जो है एटलीस्ट एनुअली में हम लेते ही लेते हैं, मतलब साल में एक बार क्या करना है हमको, हम रिटर्न कंफर्मेशन हमको लेनी ही लेनी है कंप्लायंसेस की कि हम कंप्लाई कर रही हैं। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक इंगेजमेंट। इसके अंदर हमारे देखा जाए तो हम ऐसे पॉलिसी, ऐसे प्रोसीजर जिसके अंदर हम क्या करते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं टू अंडरटेक करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए हमारे इंगेजमेंट को। अब इसके अंदर 3 ही पॉइंट है, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म कैपेबिलिटी,
इसके अंदर वैसे हम बोल सकते हैं CCTR, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्सेज, इथिकल रिक्वायरमेंट को भी हम कंप्लाई कर रहे हैं। जो 3 पॉइंट है उनके अंदर भी हमें पढ़ना है। इंटीग्रिटी हम चेक करते हैं। इंटीग्रिटी में हम क्या चेक करते हैं, वैसे मैंने इसका राहुल और अंजलि वाला ही करके बना रखा है और एक टीचर ने बता रखा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर है रीजंस क्या है, इंटीग्रिटी हम चेक करेंगे। रीजन क्या है, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म फॉर या फिर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ फर्म। फिर आ जाएगा हमारा हम नेचर देखते हैं, नेचर ऑफ क्लाइंट नेचर देखते हैं क्लाइंट के ऑपरेशन का, उसके बिजनेस प्रैक्टिसेस का, या फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस एंड बिजनेस की रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर, उसके की मैनेजमेंट और DCWG, ठीक है। नेचर हो गया। फिर हम एटीट्यूड देखते हैं। एटीट्यूड में क्या देखते हैं हम कि हाँ भाई जो हमारे जो प्रिंसिपल हमारा क्लाइंट के प्रिंसिपल हैं या फिर KMP है या फिर DCWG भी है, वो इंटरप्रिटेशन हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का और इंटरनल कंट्रोल के इन्वायरमेंट का, 2 चीज़ का हम देखते हैं। इंटरनल हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनका इंटरप्रिटेशन और इंटरनल कंट्रोल का इन्वायरमेंट, ठीक है, उसका एटीट्यूड देखते हैं। एग्रेसिव, हम एग्रेसिव की क्या भाई बंदा ये चाह रहा है कि उसके जो हमारी फीस है उसको एज लो एज पॉसिबल कर सके, हमारी फीस को कम करना चाहता है, पता नहीं क्यों सब वैसे देना ही नहीं चाहते वैसे। अगर इंडिकेशन, क्या कोई यहाँ पे इंडिकेशन है कि भाई इन अप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा रहा है उसके स्कोप पे, है ना, कि इन अप्रोप्रिएट तो लिमिटेशन नहीं लगाएगा ना हमारे काम पे, मनी लॉन्ड्रिंग में या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में तो शामिल नहीं है। अब हम देख रहे हैं हमारा कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस वाला, जो इसके अंदर का ही एक पॉइंट था एक्सेप्टेंस एंड कंट्रोलमेंट्स के अंदर का। तो वो था कि फर्म का जो पर्सन, क्या उसके पास नॉलेज है, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है, क्या उसके पास सफिशिएंट पर्सनल हैं जिनके पास फुल कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस हो, एक्सपर्ट जो है क्या वो अवेलेबल है, और या फिर फर्म जो है वो कॉम्पिटेंट है काम को करने के लिए। अब जो है ये क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने ये दूसरी तीसरी आई थिंक 2 बार बोला होगा कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये है कि इफ फर्म जो है ऑब्टेन करती है इंफॉर्मेशन जो कि कोज इट टू डिक्लाइन इंगेजमेंट, इफ दैट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो मुझे पहले पता चल जाती तो मैं इस काम को एक्सेप्ट करती ही नहीं, तो इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस, तो मुझे ऐसे इश्यूज मुझे एड्रेस करने पड़ेंगे बिफोर डिसाइडेड टू विड्रॉ, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑन विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर 4 चीज़ें देखते हैं, ये याद रखना है बस। डिस्कस विड्रॉ, रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटिंग, ठीक है। डिस्कस में हमारा आ जाएगा, हम डिस्कस करते हैं क्लाइंट के साथ, ऑफकोर्स क्लाइंट के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग कि भाई क्या एक्शन लिया है आपने, जो आपने फैक्ट या सर्कमस्टांसेस आपने देखे थे। फिर हम देखते हैं कि हमें विड्रॉ कर रहे हैं, हम अप्रोप्रिएट विड्रॉ करेंगे हम, ठीक है ना, जो हमने डिस्कस करा था ना ऊपर अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, है ना, वो बता देंगे कि हमने डिस्कस करा था और रीजंस क्या है कि यहाँ पे हम क्यों जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भाई बस भाई। फिर रिपोर्टिंग, फिर हम रिपोर्टिंग करते हैं पीआरएल को लेके रिपोर्टिंग करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे हम 3 चीज़ों को लेके। हम इशू करते हैं कंक्लूजन और बेसिस फॉर कंक्लूजन इसके अंदर हम देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को ऐसा कुछ है नहीं, बस रीजनेबल एश्योरेंस आप ले लेना। इंगेजमेंट पार्टनर, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, सॉरी उनको जो बोल रही इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या होता है, हम जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा कम एक्सपीरियंस वाले बंदे का काम चेक करता है। काम तो चेक करेगा, लेकिन पॉइंट क्या लिखेंगे हम पेपर में, हम पॉइंट लिखेंगे वर्क परफॉर्म एज पर PRL, मतलब प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से जो है हमारा काम चल रहा हो। और फिर आ जाएगा हमारा मैंने इसका निमोनिक बना रखा है एक्चुअली, वर्क कोड्स। सी पर आ जाएगा हमारा कंक्लूजन्स, मतलब कंसल्टेशन, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन जो है उसने ली थी, जो जिसके रिजल्ट जो है आपके कंक्लूड हो गए हों। और फिर आ जाएगा हमारा फिर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो है हमारे इंगेजमेंट प्रोसीजर का, वो क्या वो हम अचीव हो गया, ठीक है, अब वो अचीव हो गया। फिर डी पर आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में क्या है कि वर्क जो परफॉर्म किया है वो अप्रोप्रिएट तरीके से डॉक्यूमेंट हुआ हो, ऐसे एविडेंसेस वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होने चाहिए, ठीक है, जो कि सपोर्ट करें हमारी रिपोर्ट को, एज पर सिग्निफिकेंट मैटर जो कि रेज किया जाता है फर्दर कंसिडरेशन के लिए। अब EQCR वाला एक पॉइंट है, EQCR वाला बंदा होता क्यों ना, EQCR क्या होता है। EQCR पहले हम देख लेते हैं कि रिव्यूअर होता कौन है। कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके एक ऐसा सीए जो कि इंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होता, बट उसके पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, इवेल्युएट करता है। 2 ही चीज़ों को हम इसके अंदर इवेल्युएट करते हैं, सिग्निफिकेंट जजमेंट और कंक्लूजन, जो कि इंगेजमेंट टीम ने बनाए थे, हम उनको क्या करते हैं, कंक्लूजन देखते हैं और इंगेजमेंट सिग्निफिकेंट जजमेंट देखते हैं, 2 ही चीज़ देखते हैं, कंक्लूजन और जजमेंट। वही बंदा EQCR होता है, ठीक है। ऐसी प्रोसेस जो कि इवेल्युएट की जाती है सिग्निफिकेंट जजमेंट को और कंक्लूजन जो कि बनाए गए हैं इंगेजमेंट टीम के द्वारा बिफोर इशू, रिपोर्ट इशू करने से पहले ऑफ कोर्स। तो रिक्वायरमेंट क्या है इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की, ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा ये ना EQCR वाला काम ना कोई करेगा जो लिस्टेड है, उनके लिए मैंडेटरी, बाकी सबको भाई करो मत करो। अच्छा, फॉलोइंग एस्पेक्ट नीड टू बी कंसीडर, कुछ ऐसे एस्पेक्ट है जो कि मुझे कंसीडर करने चाहिए इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को।
सबसे पहले ये हम इवेल्युएट करते हैं कि फर्म की इंडिपेंडेंस, फर्म इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क जो भी हमें पता चल गए थे उनको कैसे रिस्पॉन्ड करा, ठीक है। जजमेंट अबाउट द जजमेंट क्या लगाई सिग्निफिकेंट रिस्क को लेके, मटेरियलिटी को लेके, फिर उनको करेक्ट सिग्निफिकेंस ऐसे करेक्टेड और या फिर अनकरेक्टेड मैसेज स्टेटमेंट जो कि मिली हैं हमें ड्यूरिंग एंगेजमेंट, हमें आइडेंटिफाई हुई होंगी ना कि भाई कुछ ऐसी गलतियां जो सही हुई हैं, क्या पता कुछ ऐसी गलतियां जो सही नहीं हुई हैं, क्या आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करा है इस बारे में। और वर्किंग पेपर्स, ऐसे वर्किंग पेपर जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो भी हमने काम परफॉर्म किया, और अप्रोप्रिएट तरीके से आपकी रिपोर्ट जो है वो इशू करनी है। अदर पॉइंट्स की अगर बात करते हैं, ये क्या कह रहा है, दिस रिव्यू डज नॉट रिड्यूस, इससे क्या ऐसा नहीं है कि EQ से आ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कम होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की कम नहीं हुई है ना। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन, हमें अपनी ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखना है। देयरफॉर पार्टिसिपेशन जो होता है एंगेजमेंट का वो अवॉइड करता है ऑल कॉस्ट। एंगेजमेंट पार्टनर में अच्छा, एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो EQCR वाले बंदे से कंसल्ट कर सकता है ड्यूरिंग एंगेजमेंट, उससे उसकी बस ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने क्वेश्चन बैंक से 2 क्वेश्चन थे उसके अंदर, उसमें देख लेते हैं क्या ये डिसीजन मेकिंग कर सकता है, डिसीजन मेकिंग होगा अगर एंगेजमेंट पार्टनर और EQCR के बीच में, तो भाई इससे ऑब्जेक्टिविटी हर्ट हो गई है उसकी, ठीक है, इंडिपेंडेंस हर्ट हो गया, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा। पार्टिसिपेटिंग इन एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन कर रहा है तो भाई गलत हो गया ना, ये तो कंसल्ट कर सकता है सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, डिफरेंसेस की बात आ रही है, मान लो उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं ओपिनियन में, तो इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट पार्टनर और EQCR, तो हम क्या करेंगे, पहले मैटर को रिजॉल्व करो, देन उसके बाद में कुछ काम होगा। इफ रिकमेंडेशन, मान लो EQCR ने कुछ बोला कि हाँ भाई ये देख ले, लेकिन एंगेजमेंट पार्टनर कह रहा है हाँ मैं क्यों देखूँ ये सब चीज़ें, मैं तो तुझसे पूछूंगा ही नहीं, मैं तो किसी और से कंसल्ट करूंगा, मैं तो अनदर प्रैक्टिशनर से पूछूंगा, जाके फर्म से पूछूंगा, या फिर प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडी से जाकर बात करूंगा, तो उससे तो मैं बात नहीं करना चाहता ऑफकोर्स, पता नहीं क्यों नहीं करना चाहता। अब एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में असेंबलिंग, हम जो है असेंबल करते हैं डॉक्यूमेंट को विद इन 60 डेज फ्रॉम आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो मेंटेन करते हैं, सेफ कस्टडी में रहते हैं। इंटीग्रिटी जो होती है इसके अंदर, ऑडिटरेबिलिटी भी हम मतलब दोबारा से भी निकाल सकते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट को। रिटेंशन की बात करें तो 7 साल तक हमें रखना पड़ता है, किस डेट से, 7 साल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओनरशिप, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी किसकी लग रही है, किसकी लग रही है, हम बात ही किसकी कर रहे हैं, हम फर्म की बात करें, जब से तो हम फर्म की बात करें जाए तो फर्म की ही प्रॉपर्टी होगी, है ना। अब है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में हम क्या देख रहे हैं, मॉनिटरिंग में हम एस्टेब्लिश करते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल जो होता है एंगेजमेंट का हैज टू बी मॉनिटर करता है, टेकिंग इनटू अकाउंट फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि 3 फैक्टर्स के अंदर बता रखे हैं, जो कि मुझे हमेशा पता नहीं क्यों 2 ही याद रहते हैं, है ना, 3 में से 2 ही याद रहते हैं। पहला है इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस टू आवर पार्टनर्स, और ये कह रहा है और अदर एक्सपीरियंस पर्सन इन अ फर्म। हम डिसाइड करते हैं वेदर क्वालिटी कंट्रोल के जो सिस्टम है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुए हैं कि नहीं, मुझे ये पॉइंट याद रहता है, ठीक है। और कंप्लेंट्स और एलिगेशंस वाला अगेंस्ट द फर्म, और उसके एम्प्लॉयमेंट जो है विद इन और आउटसाइड द फर्म, क्योंकि इसमें एक सेपरेट क्वेश्चन है PRL को, मतलब इसी को लेके, कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस को लेके, क्योंकि इसके अंदर तो हमने इनके बुक के हिसाब से 3 पॉइंट है बस। इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस टू अ पार्टनर, या फिर अदर एक्सपीरियंस जो भी पर्सन होते हैं फर्म के अंदर, या फिर 2 पॉइंट हो गया हमारे क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम हैज बीन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होने चाहिए, और कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन वाला पॉइंट है। और जो कंप्लेंट एंड एलिगेशन का उसका स्पेसिफिकली भी एक पॉइंट है कि हम डील करते हैं, उसका देख लेते हैं पॉइंट्स। ऐसे पॉलिसीज और ऐसे प्रोसीजर बनाए जाएंगे जो फर्म के द्वारा बनाए गए हैं, बाय दी फर्म बनाए गए हैं PRL, लेकिन ऐसे होते हैं जो फर्म के साथ मिलकर जो होता है ना एलिगेशन, ऐसे बनाए गए हैं, तो 2 पॉइंट्स ऐसे हो गए। लेकिन इसके अंदर सेकंड पॉइंट है कि विद इन एंड आउटसाइड दी फर्म होते हैं, दी मेड बाय दी फर्म के पर्सन के द्वारा बनाया जाता है, क्लाइंट्स या फिर थर्ड पार्टी के द्वारा बनाए जाते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना क्लियरली डिफाइंड होते हैं, क्लियरली डिफाइंड चैनल्स होते हैं जिसपे हम जो है अपना बिना डरे जो है अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं। और फर्म क्या जैसे फर्म है, मान लो फर्म ने इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेट ऐसे नहीं कर सकती, जो फर्म का मेन बंदा होगा, जो पर्सन होगा, जो पार्टनर होगा, वही बंदा सुपरवाइज कर सकता है, जिसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जिस पर्सन को, वही उनको सुपरवाइज कर सकता है कि हाँ भाई जो है ऐसे पॉलिसीज ऐसे प्रोसीजर्स को लेकर जो है आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। अगर इन्वेस्टिगेशन करने से कुछ इफ रिजल्ट जो है हमारे नॉन कंप्लाई आ रहे हैं, तो विद फर्म का सिस्टम तो क्या करेगा, फर्म एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा भाई, और क्या करेगा। अच्छा, वैसे ना सर ने एनेक्चर भी लगा रखा है पीछे कुछ, उसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं शेड्यूल से चल लेती हूँ, देन उसके बाद में जो है देख लेंगे, क्योंकि सुनते रही हो आप मुझे ना। ऐसे 200 में ओयाकासा, ये सबने सुना होगा ओयाकासा वर्ड। अब कहते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एलसीएस। अब इनहेरेंट इंट्रोडक्शन की बात करें, इसमें अंदर क्या होता है कि दिस ऐसे जो है रिक्वायर ऑडिटर जो है ओपन करता है रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फ्री फ्रॉम स्टेटमेंट, रीजनेबल एश्योरेंस देता है हाई लेवल हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। इट इज नॉट ओके,
इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होता है, अनअवॉइडेबल रिस्क आता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते ऑडिट इज प्रॉपरली नॉट डिटेक्ट प्रॉपरली प्लान्ड और परफॉर्म ऐसे। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे होती है हमारी। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नीड फॉर ऑडिट टू बी कंडक्टेड विद इन रीजनेबल कॉस्ट एंड रीजनेबल टाइम। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में हमारे 3 पॉइंट होते हैं, क्वेश्चन बैंग, बीइंग अलर्ट, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। सही बोला ना। बीइंग अलर्ट रहते हैं हम कंडीशन जो कि इंडिकेट करते हैं कि हाँ भाई मिस स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड तो और एरर तो नहीं है। ऑडिटर जो है प्लान और परफॉर्म करता है हमारे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को। जजमेंट का मतलब क्या होता है कि इट इज एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट, इसमें जजमेंट मतलब जो बंदा जजमेंट लगा रहा है ऐसे नहीं हो रहा है कि जजमेंट लगा दी, भाई हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो कि प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब ऑडिट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग का, एथिकल रिक्वायरमेंट का। ऑडिटर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है प्रोफेशनल जजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दी ऑडिट। फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मैनेजमेंट की डीसीडब्ल्यूजी की रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। हाँ तक गए। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ होनी चाहिए। डिजाइन हम डिम करते हैं, डिम 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 डिन मतलब हो जाएगा डिजाइन इंप्लीमेंट एंड मेंटेन करा जाता है इंटरनल कंट्रोल जो कि इनेबल करती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जो कि फ्री होते हैं मटेरियल। इसमें हम प्रोवाइड कराते हैं और इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस और इन्फॉर्मेशन जो कि रेलिवेंट होती है प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन के लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है दैट रिक्वायर रिक्वेस्ट की जाती है फ्रॉम मैनेजमेंट डीसीडब्ल्यूजीज। और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में जो होते हैं विद इन एंटिटी होती है जो ऑडिटर जो है ऑब्टेन करता है ऑडिट एविडेंसेस। सर्टेन कुछ असर्शंस हैं और सब्जेक्ट मैटर हैं वेयर जब इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। ये एक ना इंटर के अंदर ना ये अलग से पॉइंट हुआ करता था कि हाँ अदर इनहेरेंट लिमिटेशंस करके ऐसे करके ना, फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन वाला, और हमारे गोइंग कंसर्न को खतरा है, ठीक है, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन दैट अकर मे कोज cease to be continue as a going concern, और अक्रेंस ऑफ नॉन कॉम्प्लाइंसेस विद लॉ एंड रेगुलेशन। तो 4 पॉइंट हो गए इसमें हमारे। पहला हो गया हमारा फ्रॉड का, फिर एग्जिस्टेंस का, फिर हमारा हो गया आपका गोइंग कंसर्न वाला, और लॉ एंड रेगुलेशन का कि अकर हो रहा है। 210 की अगर बात करें, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, 210 पे आ गए हैं हम भाग भाग के। वैसे इनकी बुक में बहुत छोटा छोटा है तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 220 में है प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट। प्री कंडीशन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिटरमाइन करेंगे वhether एफआरएफ जो है वो हमारे एक्सेप्टेबल, फाइनेंशियल एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ओपन करेंगे एग्रीमेंट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ। डिम 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 डिजाइन, मेंटेन एंड इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरनल कंट्रोल जो कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो प्रोवाइड कराता है। वही हमारा 3 पॉइंट है, ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अब जो है ये वाला है थोड़ा सा ठीक पॉइंट ठीक ठाक है कि एग्रीमेंट जो होता है ना, ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स जो है, मतलब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भाई, ऑडिट एंड डज इट कंटेन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, और इसके अंदर क्या कंटेन है। तो एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दैट शैल बी रिकॉर्डेड इन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एंड शैल इंक्लूड करते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इसके क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या इसका स्कोप है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की। फिर आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल एफआरएफ से जो है प्रिपरेशन हमने प्रिपेयर किया है एज पर एफआरएफ, और रेफरेंस दे देते हैं जो भी हमारे एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट का जो भी ऑडिटर ने इशू करा था। अच्छा, एक वारंट वाला एक पॉइंट है कि सर्कमस्टांसेस दैट मे वारंट द रिवीजन इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो इसके अंदर हमारे वारंट में हो जाता है कि कोई इंडिकेशन होती है दैट मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है हमारी, हम टर्म्स को क्या क्यों रिवाइज करेंगे। हम रिवाइज कर सकते हैं, कम टर्म स्पेशल टर्म्स आ गए, कुछ चेंजेस हो गए, मैनेजमेंट चेंज हो गई, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिव उनकी ऑनरशिप चेंज हो गई, नेचर या साइज बदल गया, उनकी लीगल या रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट बदल गई है, या फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कुछ चेंज हो गई है ना, या उन्होंने कुछ एफआरएफ में अडॉप्ट कर लिया है। लाइक हम ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा 220 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे देखा जाए तो 220 और एसक्यूसी में थोड़ा सिमिलर टाइप ही है, बट ये ऑडिट पे लगता है। इसका तो 2 ही पॉइंट है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एंगेजमेंट पार्टनर की इन रिलेशन टू एन ऑडिट एंगेजमेंट। इसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कंप्लायंस विद एंगेजमेंट रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू ऑडिट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट पार्टनर क्या करता है, एंगेजमेंट पार्टनर शैल ऑब्टेन करता है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ले लेता है वो, ठीक है, कि हाँ भाई क्रिएट जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी इंडिपेंडेंस पे क्रिएट कर रहे हैं थ्रेड्स को, इवेल्यूट करते हैं हम ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी ब्रीच कर रही है, जिसमें हम
ब्रीचेज वाला मतलब पहले हम इंफॉर्मेशन ले लेंगे, फिर सेकंड में हम जो है ब्रीचेज वाला पॉइंट आ जाएगा, इवेल्यूएट करते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ब्रीच कर रही है हमारी, वही क्रिएट कर देते थ्रेट ऑफ इंजरी वैन, फिर टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, जो भी आप अपने उसको कम करेंगे, सेफ गार्ड लगाएंगे। तो 3 पॉइंट है, ऑब्टेन करना रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, इवेल्यूएट करेंगे इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की, ब्रीचेज की, फिर टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अब ये कह रहा है कि EQCR जो है वो इंगेजमेंट पार्टनर क्या करता है उसमें, इंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा EQCR का, इंगेजमेंट पार्टनर जो है क्या ये अपॉइंट करता है, भाई अपॉइंट क्यों करेगा यार, ये डिटरमाइन करता है कि वो सिर्फ चेक कर लेगा, जैसे मतलब मैं देखूँ भाई EQCR अपॉइंट हो गया ना, बस ये देखना है मेरे काम, मेरे मैं उसे जाकर अपॉइंट करूँ ना, डिटरमाइन करेंगे EQCR हैज बीन अपॉइंटेड, अपॉइंट हो गया, डिस्कस करेंगे उसके मैटर, सिग्निफिकेंट मैटर जो भी अराइज होते हैं ड्यूरिंग जो हम इंगेजमेंट अपना ऑडिट इंगेजमेंट करते हैं EQCR का, तब वो देख लेंगे, और जो है वो हमारी नो डेट, हम तब तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते जब तक हमारा EQCR जो है रिव्यू ना कर ले, नो नो सही बोला ना। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में भी ऐसा कुछ है नहीं, ऑडिट हम डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब देख लेते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड ऑडिट कंक्लूजन रीच्ड। ओके, वर्किंग पेपर्स कहते हैं इसको, वर्किंग पेपर्स पर्पस क्या होता है, हम इसको इसलिए बनाए ताकि प्लान परफॉर्म और रिव्यू कर पाए, अकाउंटेबल होते हैं, हम अपने पास अपना रिकॉर्ड्स रखते हैं, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करते हैं, टाइमली बेसिस पे हम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किए जाते हैं, ऑडिट काम खत्म करने के बाद जो है हम करते हैं, वो लेस एक्यूरेट होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन लेस एक्यूरेट होते हैं, बट एट द टाइम पे ही हम उनको परफॉर्म करते हैं, डॉक्यूमेंट लेकिन ऑडिट वर्क के बाद किया जाता है, बट हम परफॉर्म तो उसी समय करते हैं ना, मान लो मुझे कुछ ये लग रहा है कि भाई ये तो कुछ इन्वेंटरी बहुत तगड़ी सी है, रिपोर्ट कर लिया वो चीज़। अब ये फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे वर्किंग पेपर्स को, तो फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ऐसी है, रोमम कुछ ऐसे पॉइंट है भाई तो हमेशा रिपीट होते हैं, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ ऑडिट, रोमम ऑडिट की एविडेंस सिग्निफिकेंट है, और कंक्लूजन, मेथोडोलॉजी, टूल्स, ये सब चीज़ें आ जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्लायंसेस विद एसेज, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एवरी मैटर पे तो हम नहीं दे सकते भाई, ऐसा तो है नहीं हर चीज़ में हम जो है डॉक्यूमेंटेशन कर दें, हम इंसान के बच्चे ही है ना। अब इसके अंदर ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि हाँ भाई इट इज़ अननेसेसरी कि डॉक्यूमेंटेशन करना सब पार्ट्स पे जो है वो पॉसिबल हो, तो कुछ मैटर्स बताएं इसमें, जैसे कि एग्जिस्टेंस की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारा ऑडिट प्लान पे, ऑडिटर हैज़ अ प्लान दी ऑडिट, ठीक है, फिर साइन करता है एंगेजमेंट लेटर को इन ऑडिट फाइल में साइन करता है, ठीक है, ये ऐसे करके पॉइंट्स हैं। और असेंबल का पॉइंट देख लेते हैं हम, असेंबल ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, असेंबल हम करते हैं विद इन 60 डेज, हम असेंबल करते हैं आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट, हम डिलीट नहीं कर सकते, डिस्कार्ड नहीं कर सकते, बट हम 7 साल तक अपने पास रखते हैं। अभी कह रहे हैं कि कुछ हम मॉडिफिकेशन करते हैं और ऐड करते हैं डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइन, तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं कि जाके ऐसे ही बदल दिया कुछ भी, कुछ रीजन होने चाहिए तभी आप बदल सकते हो, और किसके द्वारा बदला गया है, मतलब वैन एंड बाय whom दे आर मेड एंड रिव्यू। अब ओनरशिप की बात कीजिए तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, अगर मेरा मन होगा तो मैं किसी को दिखाऊंगी कि हाँ भाई ये वाला जो है मेरी डिस्क्रिप्शन पे ही मैं किसी दूसरे इंसान को दिखा सकती हूँ कि हाँ भाई मेरी इंडिपेंडेंस हर्ट नहीं होनी चाहिए, अगर मैं किसी को अपना अपनी जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं किसी को दिखा रही हूँ तो मेरी इंडिपेंडेंस हर्ट ना हो, ठीक है ना। इफ देयर इज अ रिक्वेस्ट बाय रेगुलेटर, अगर रेगुलेटर ने ही रिक्वेस्ट कर दी तो भाई तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब एक पोर्शन दिखा दो, लाइक ऐसा नहीं कि सब कुछ भाई मेहनत क्यों कर रहा था वो इतने टाइम से यार। अगर हम बात करते हैं ऐसे 240 में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा देखो, हमें पता है ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, हम इसके अंदर ऑब्टेन करते हैं अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज, जहाँ पे एरर जो होती है वो इंटेंशनल होती है, अनइंटेंशनल होती है, पागल की तरह कुछ ही बोल रही हूँ। टू टाइप्स, दो तरीके की होगी, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स होता है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहले हम देख लेते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, इसके अंदर इनके अंदर 3 चीज़ें, इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट होती है, ये एक इंटेंशनल है, ओमिशन ऑफ अमाउंट्स और डिस्क्लोजर हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिसीव करने के लिए यूजर्स होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये इंटेंशन हो गया, ओमिशन हो गई इसके अंदर अमाउंट्स के अंदर, और डिस्क्लोजर जो कर रहे हैं हम डिसीव करने के लिए कर रहे हैं, इट में भी 24 मिनट्स हो गए, ओके। तो इट में भी अकम्प्लिश बाय दी, कुछ सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से इसके सोर्सेज होते हैं, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मिस एप्रोप्रिएशन, मिस रिप्रेजेंटेशन,
मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन होती है हमारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन, हम जो है मिस अप्लाई कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। अक्सर क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है ना ओवरराइड कर देते हैं माई कंट्रोल्स को, तो फ्रॉड जो कैन बी कमिटेड बाय द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के द्वारा कमेंट किया जाता है, और इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निक होती है जो ओवरराइड कर देते हैं हमारे कंट्रोल्स को। तो जैसे कि इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं। फिक्टिटियस जर्नल एंट्रीज कर देते हैं मैनिपुलेट करने के लिए ऑफकोर्स। तो इन एप्रोप्रिएट क्या करते हैं, एजम्पशंस लगा देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं हमारी ऐसी ट्रांजेक्शन को जो कि ओमिट होती हैं, ठीक है। और फैक्ट्स हो गए जो कि कंसील किए जाते हैं छुपाने के लिए और डिस्क्लोज नहीं किए जाते, या फिर हम ऑल्टर कर देते हैं अपने रिकॉर्ड्स को एंड टर्म्स को। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की बात की जाए तो हम क्या कर रहे हैं, छोटी मोटी चोरियां कर लेते हैं, ठीक है। थेफ्ट ऑफ एंटिटी की एसेट्स perpetrated by employees in small and immaterial amounts में होती है डिस्गाइज एंड कंसील मिस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत छोटा चीज़ है, तो यार है ना। इसके अंदर जैसे इम्बेजलिंग रिसीट्स हो गया, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉजिंग एन एंटिटी टू पे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि रिसीव हुई ही नहीं है हमको, यूजिंग एंटिटी एसेट फॉर पर्सनल यूज के लिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इंसेंटिव प्रेशर आ गया, है ना, एटीट्यूड है हमारा, रैशनलाइजेशन, और अपॉर्चुनिटीज आ गया। अगर मैं बात करूँ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, तो इंसेंटिव में क्या होता है भाई, उसमें मेरे को क्या है, प्रेशर में क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो भाई हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन है, तो भाई प्रेशर है ना पीछे से, है ना। डिमांड ही कम है हमारी, ये भी प्रेशर है। नेगेटिव कैश फ्लो हो गया, ये भी प्रेशर है। या फिर कोई मार्केट के अंदर नई न्यू अकाउंटिंग की चीज़ें आ गई हैं, या फिर स्टैचुटरी या लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई नई नई चीज़ें आ गई हैं, या फिर जो है मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे इक्विटी या डेट लेना पड़ रहा है, तो वो भी मेरे पे एक इंसेंटिव और प्रेशर है। अपॉर्चुनिटी की बात करें अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो भाई अपॉर्चुनिटी ही है हमारे पास। फिर जजमेंट की बात करें, जजमेंट लगा रहे, खुद ही जजमेंट लगा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं अपने आप। अनयूजुअल और हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, और या फिर टैक्स हेवन है, टैक्स बचाने के लिए कहीं हुई, है ना। तो एटीट्यूड की बात करें तो नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन, हमारी जानी पहचानी हिस्ट्री है कि हम जो है कानूनों को तोड़ने में बहुत माहिर हैं। फेलिंग टू रेमेडी, मैनेजमेंट जो है फेल हो जाती है रेमेडी करने में, है ना। और रिकरिंग अटेम्प्ट्स, मतलब बार बार जो है अटेम्प्ट्स। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑडिट दैट इन अप्रोप्रिएट लिमिट जो है एसेस टू दी इन्फॉर्मेशन। अब है एग्जांपल्स मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई वही क्रिएट प्रेशर, और किस में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मैनेजमेंट पे या फिर एम्प्लॉइज पे, या फिर एडवर्स रिलेशनशिप है। अपॉर्चुनिटी में क्या है कि चार्ज मतलब लार्ज, अब एक बात बताऊं, बहुत सारा पैसा रखा हुआ है सामने ना, तो वो चीज़ है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है, स्मॉल साइजेस एंड हाई वैल्यू, मतलब छोटी 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 चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, या फिर इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल अच्छी नहीं है तो भाई कुछ भी हो जाएगा। डिसरिगार्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल, और कौन सी आफत आ गई गले में, डिसरिगार्ड आ गई, और बिहेवियर जो है आपका इंडिकेट करता है डिससेटिस्फैक्शन या फिर चेंज। आप वो कह रहे हैं लाइफस्टाइल चेंज लाइफस्टाइल चेंज होने कह रहे हैं, तो भाई हमारा तो एटीट्यूड में थोड़ा सा, जब हम ना कोई, हम बहुत टाइम से कोई एक चीज़ यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर हमसे कोई बोले कि भाई अब तुम्हें ये इस्तेमाल करना होगा, तो हमारी तो वो हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डीसीडब्ल्यूजी के मैनेजमेंट की, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो मैनेजमेंट की ही होती है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं हम, तो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, रिपोर्ट देते हैं, बस हमारी यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई हम क्या है, हम कोई वो तो है नहीं, डिटेक्टिव तो है नहीं हम, ठीक है। तो हम मतलब समझ रहे हो, तो इसके अंदर ना एक पॉइंट था रिवेन्यू से रिलेटेड। अगर ना रिवेन्यू रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें हम एड्रेस करते हैं सच रिस्क सैप रिलेटेड टू रिवेन्यू, मतलब मैंने एक मॉड्यूल के अंदर था ये क्वेश्चन, मैंने बस पॉइंट्स लिख लिए हैं इसमें। हम यूज़ करते हैं कैट को, मतलब कंप्यूटर असिस्टिंग ऑडिट टेक्निक्स को, टू आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी अनयूजुअल हमारी जो रिवेन्यू की जो है ट्रांजेक्शन आ रही हैं, और टेस्टिंग कंट्रोल लगाते हैं पर्टेन करने के लिए रिवेन्यू ट्रांजेक्शन जो भी हमें परफॉर्म करनी चाहिए, नीड टू परफॉर्म। ऑडिट के प्रोसीजर्स, अच्छा एक और बात, अगर मतलब फ्रॉड मुझे मिल गया है तो मैं कारो में जाके क्लॉज नंबर 11 में जाके रिपोर्ट करती हूँ, 11 पैराग्राफ 3 ऑफ कारो 2020। अब कह रहा है ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्स टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ये कह रहा है ऑडिटर जो है शायद डिजाइन करता है, परफॉर्म करता है ऑडिट के प्रोसीजर, मतलब हम क्या करते हैं ऑडिट के प्रोसीजर हम जो है डिजाइन और परफॉर्म कर रहे हैं, तो टेक टेस्ट अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्रीज जो है जर्नल लेजर में, एडजस्टमेंट मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब रिव्यू करते हैं हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है 22 फॉर 22 इज, है ना, फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो है दैट जो कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती हैं।
अब है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। अगर मान लो मैं करना ही भाई, करना ही नहीं है जा कुछ, तो अब क्या, मुझे उसका काम नहीं करना, इम्पॉसिबिलिटी है कि मैं उनका काम कंटिन्यू कर पाऊँ। तो हम क्या डिटरमाइन करते हैं हमारी पीआरएल मतलब प्रोफेशनल रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, कंसिडर करते हैं लीगली परमिट, क्या वो लीगली परमिट है। इफ ऑडिटर विड्रो, अगर ऑडिटर ने विड्रो कर लिया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विड्रो वाला पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, डिस्कस करेंगे। डिस्कस किससे करेंगे, अप्रोप्रिएट लेवल कि हाँ भाई हम जो है विड्रो करना चाह रहे हैं और रीजंस बता देंगे कि ये हमारे रीजंस हैं विड्रो करने को। फिर हम डिटरमाइन करेंगे, फिर से डिटरमाइन कर रहे हैं हम, कितना डिटरमाइन करेंगे पता नहीं, हम फिर से डिटरमाइन कर रहे हैं प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को। हु मेड ऑडिट अपॉइंटमेंट, कि भैया किसने ऑडिट का अपॉइंटमेंट, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज जिसने अपॉइंटमेंट करा था या रेगुलेटरी कोई भी अथॉरिटी, तो भैया सबको बता दो कि हाँ भाई हम तो जा रहे हैं और ये हमारे रीजंस हैं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, जो ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता ही है भाई, देखो उसके अंदर डिम 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 बता देंगे और डिस्क्लोज कर देंगे रिजल्ट्स को। रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड से रिलेटेड इसके अंदर एक्चुअली ना 3 पॉइंट है कि क्योंकि फ्रॉड का ही चैप्टर है, तो हम इसके अंदर क्या मैनेजमेंट ने असेस करा, क्या मैनेजमेंट को पता था, क्या अगर मैनेजमेंट को पता था तो एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड सस्पेक्टेड, ये हाँ इसमें से आवाज आ रही है। तो हम इसके अंदर ये सब चीज़ें पॉइंट देखेंगे। आई नो मैं बहुत जो है स्पीड में बोल रही हूँ, बहुत तेज स्पीड में बोल रही हूँ, आई नो, बट आपको सिर्फ सुनना है। क्या पता आप कुछ थोड़ा बहुत तो लगेगा कि यार मैंने कुछ तो पढ़ा है, तो 250 करते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो है 260 और 65 भी है, अभी बहुत सारा रह रहा है हमारा, तो जल्दी जल्दी हम करते हैं। तो कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस ये जो ऐसे है उसके अंदर हम जो है इट इज नॉट, इसके अंदर कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन है, लेकिन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये नॉन कॉम्प्लायंसेस की बात करता है, मीन्स एन एक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन बाय द एंटिटी, चाहे वो इंटेंशनल हो चाहे अनइंटेंशनल, लेकिन इसके अंदर हम पर्सनल मिसकंडक्ट को नहीं लाते हैं, ठीक है। मतलब पर्सन मतलब जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो वही पर्सन होता है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर कॉम्प्लायंसेस विद लॉ एंड रेगुलेशन, ऐसे 250, ओके। तो हम बात करें रेस्पॉन्सिबिलिटी की, मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर करना लीगल रिक्वायरमेंट। अब इसके मॉनिटर जो हम कर रहे हैं लीगल रिक्वायरमेंट, इसके भी 2 पॉइंट्स हैं इसी के अंदर, मॉनिटर करना लीगल रिक्वायरमेंट, इसके अंदर हम ऑपरेट करते हैं एंड इंश्योर करते हैं हमारी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को वो डिजाइन करें, हमारी मतलब की कंडीशन को मीट करनी चाहिए, रिक्वायरमेंट को मीट करनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा कि हाँ क्या हमें जो हमारा इंगेजिंग लीगल एडवाइजर टू असिस्ट कर रहा है मॉनिटरिंग करने में लीगल रिक्वायरमेंट, है ना, वो हम देखेंगे कि हाँ भाई लीगल एडवाइजर क्या वो हमारी हेल्प कर रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड भी हमारे इसके अंदर 3 पॉइंट में, तो आवाज भी चेंज हो गई यार, टीचर्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं यार इतनी देर देर में। अब है कोड ऑफ कंडक्ट, डीपीएफ की बात करें, डेवलपिंग पब्लिसाइजिंग और फॉलोइंग, कि हम डेवलप करते हैं, पब्लिसाइज करते हैं, फॉलो करते हैं हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को। और फिर आ जाएगा हमारा कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही हम जो इंश्योर करते हैं कि क्या बंदे मतलब एम्प्लॉयज जो हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड और ट्रेंड होने चाहिए, और कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी उन्हें अंडरस्टैंड मतलब उन्हें पता होना चाहिए। फिर हम मॉनिटर करते हैं अपने कंप्लायंसेस, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट की। अभी हमने देखा मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट में 2 पॉइंट थे, कोड ऑफ कंडक्ट में 3 पॉइंट थे, ठीक है। फिर एक आ जाएगा इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट आ जाएगा, इंटरनल कंट्रोल में वो इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग अप्रोप्रिएट तरीके से हमारा सिस्टम जो है वो ऑपरेट होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल का। और हम क्या करते हैं अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसके अंदर लॉ एंड रेगुलेशन और रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमारे कंप्लेंट्स होते हैं उनको। अब अभी तक जो हमने देखा वो थी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की इन रिलेशन टू कंप्लायंसेस विद लॉ एंड रेगुलेशन बाय द एंटिटी। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं, इनहेरेंट लिमिटेशन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि काफी सारे लॉज हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डालते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है। फिर आता है इंटेंशन, जानबूझ के जो है नॉन कंप्लायंसेस इन्वॉल्व करते हैं, मतलब कंसील करते हैं, कोल्यूजन, फॉर्जरी, वेदर एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नॉन कंप्लायंसेस इज अल्टीमेटली 30 मिनट हो गए, मैंने टाइमर लगाया था 30 मिनट का। वेदर नॉन कॉम्प्लायंसेस में इन्वॉल्व करते हैं, इंटेंशनल हो गया, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता है, और वेदर एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है नॉन कॉम्प्लायंसेस इज अल्टीमेटली अ मैटर लीगल डिटर्मिनेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि बाय द कोर्ट हो रही है। मतलब 3 पॉइंट इसके अंदर हमने देख लिए। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू लॉ एंड रेगुलेशन है, बट डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब क्या है, जो कि मटेरियली अमाउंट और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि टैक्स, लेबर लॉज,
एज अ पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी हम लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखते हैं, और कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे उसको कंप्लाई करना है फ्रेमवर्क को, वो हम देखते हैं। मतलब लीगल एंड रेगुलेटरी का फ्रेमवर्क देख लेंगे कि एप्लीकेबल है एंटिटी एंड इंडस्ट्री पे, और हाउ द एंटिटीज कंप्लाई विद दैट फ्रेमवर्क, कैसे कंप्लाई करें उस फ्रेमवर्क के साथ में। और फिर हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, वो भी जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करता है और मटेरियली इफेक्ट करता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्योंकि हमने पहले देखा था ना कि हाँ भाई इनहेरेंट लिमिटेशन डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करना चाहिए, तो ऐसी भाई इसका है कि भाई अंडरस्टैंडिंग ले ली, जर्नल अंडरस्टैंडिंग ले ली, जर्नल अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी 2 पॉइंट है, देन उसके बाद में हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ले लेते हैं, डायरेक्ट कि डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है और मटेरियली इफेक्ट डाल रहा है। तो फिर आ जाएगा हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू दी अदर लॉ एंड रेगुलेशन दैट डू नॉट हैव डायरेक्ट, मतलब पहले तो हमने देख लिया भाई डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है, उसके बाद अब हम ये कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट देयर कंप्लायंस इज फंडामेंटल, लेकिन उसकी कंप्लायंसेस जो है वो फंडामेंटल है टू ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जैसे कि चाइल्ड लेबर हो गया, इन्वायरमेंट, मतलब डायरेक्टली इफेक्ट नहीं। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि भाई कि चाइल्ड वो बच्चे जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं डाल रहा है, लेकिन वो एक तरीके से इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल रहा है, कि भाई गलत बात है ना। तो ऑडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन नॉन कॉम्प्लाइंसेस के लिए, बट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट नॉन कॉम्प्लाइंसेस विद लॉ एंड रेगुलेशन फॉर अदर लॉ। हमें जो दूसरा कानून है, मतलब जो उन चीज़ों के लिए बनाया गया है, हमें थोड़ा सा उसमें जो है हम उसको बता देंगे कि हाँ भाई लिमिटेड टू दी आइडेंटिफाई नॉन कॉम्प्लाइंसेस दैट मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट, क्या पता उनमें जो है अदर लॉज के अंदर वो जो है डायरेक्टली इफेक्ट डाल रहा हो। तो ऑडिटर शायद परफॉर्म करता है ऑडिट के प्रोसीजर आइडेंटिफाई करने के लिए नॉन कॉम्प्लाइंसेस दैट जो कि मटेरियली इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट है, अभी हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट आ गया ना कि हाँ भाई वो रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ ऐसी चीज देख लेता है तो वो क्या करेगा, इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट डीसीडब्ल्यूजी कि वो क्या कर रही है, और फिर इंस्पेक्ट करेगा कॉरेस्पॉन्डेंस विद रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिट के दौरान में क्या होता है कि मुझे हमें क्या रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है कि दैट कि अदर ऑडिट प्रोसीजर जो है वो अप्लाई किए जा रहे हैं, ब्रिंग इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कॉम्प्लाइंसेस, फिर हम जो है रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ले लेते हैं कि भैया ऑल नॉन इंस्टेंसेस इसके अंदर हैं जो कि ऑडिटर ने डिस्क्लोज कर दिए हैं। इंडिकेशंस क्या क्या होती है, जो अभी हमने पढ़ा कि हाँ भाई अदर ऑडिट प्रोसीजर हम लगाएंगे तो इंडिकेशंस क्या होती है, इसके अंदर सर ने बताया था लिटमस करके 5 पॉइंट जो है याद करने को बताए थे। लिटमस में क्या हो जाएगा, इंडिकेशन क्या है नॉन कॉम्प्लाइंसेस की, एल फॉर आ जाएगा हमारा लीगल एंड रिटेनरशिप फीस आ जाएगा, अनयूजुअल पेमेंट जो हम कर रहे हैं लीगल रिटेनरशिप फीस की। आई फॉर आ जाएगा हमारा इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली भूल जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या फिर पेमेंट इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और पेमेंट ऑफ पेनल्टीज की हम बात करेंगे। एम फॉर आ जाएगा आपका मीडिया, एडवर्स मीडिया कमेंट्स आ जाएंगे। यू फॉर आ जाएगा अनस्पेसिफाइड सर्विसेज, पेमेंट फॉर, मैं भी तो कुछ चीज़ें आपके साथ ही वीडियो में ही पढ़ रही हूँ, ठीक है। पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज टू कंसल्टेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एज पर आ जाएगा सेल्स कमीशन, एजेंट फीस दैट अपीयर एक्सेसिवली इन रिलेशन टू दी ऑर्डिनरी पेड एंटिटी। अब आ जाएगा ऑडिट के जो प्रोसीजर्स हैं टू बी फॉलो व्हेन नॉन कॉम्प्लाइंसेस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑडिट के प्रोसीजर जो है वो क्या लगाए जाएंगे जब नॉन कॉम्प्लाइंसेस को, मान लो मुझे नॉन कॉम्प्लाइंसेस जो है वो मुझे मिल गई है या फिर मुझे पता है कि वो है, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट को, सर्कमस्टांसेस को समझेगा जो भी अकर हो रहा है, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंड करेगा कि क्या हुआ है और किन सर्कमस्टांसेस में हुआ है। फर्दर इन्फॉर्मेशन इवेल्यूएट करेगा पॉसिबल इफेक्ट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर ऑडिटर सस्पेक्ट कर लेता है तो कि हाँ भाई नॉन कॉम्प्लाइंसेस तो हैं ही, मुझे अंडरस्टैंड कर लिया, फर्दर इन्फॉर्मेशन ले ली, तो अब क्या करें, मेरा काम है कि मैं जो है मैनेजमेंट को जाके बताऊं। इफ दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, मान लो मैनेजमेंट कुछ बोल ही नहीं रही है भैया, तो हम क्या करेंगे, लीगल एडवाइस ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। इफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ऑडिटर इवेल्यूएट करेगा। मतलब ये देखो, अगर मुझे ना कुछ भी ढंग का नहीं लगेगा तो मैं अपना क्या करूँगी, मैनेजमेंट मेरी बात, टीचर मतलब वो सुन नहीं रहे हैं मेरी बात, मैं लीगल एडवाइस भी ले रही हूँ जाके, तो मैं अपने ओपिनियन में कुछ तो डालूंगी ना कि भाई मेरे को नहीं मिल रहा है यार, सपोर्ट नहीं मिल रहा ना। तो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की, फॉर नॉन कॉम्प्लाइंसेस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपोर्टिंग जो है, अब जो भी मुझे आइडेंटिफाई हुआ था जो कि अभी बताया ऊपर, अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, नीचे हम यहाँ पे
रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। क्लियरली इनकॉन्सिक्वेंशियल जो चीज़ें उनको हम बता देंगे। इन इफ नॉन कॉम्प्लाइंसेज रेफर्ड, अब मैंने बताई थी इंटेंशन और मटेरियल, तो जो मैटर है वो हमने टीसीडब्ल्यूजी को, मतलब मान लो कुछ ऐसी चीज़ मिल गई है, वो जानबूझ के करी है उन्होंने ना, जानबूझ के करी है, तो मैं जाके उसे जितनी जल्दी हो सकेगा टीसीडब्ल्यूजी को जाके बता दूंगी। अगर टीसीडब्ल्यूजी खुद ही इन्वॉल्व है तो नेक्स्ट लेवल अथॉरिटी को बताऊंगी, जैसे ऑडिट कमेटी हो गया, आपका सुपरवाइजरी बोर्ड हो गया। अगर कुछ भी नहीं मिला तो मैं अपना लीगल एडवाइस, फिर से लीगल एडवाइस दूंगी। रिपोर्टिंग नॉन कॉम्प्लाइंसेज इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये ऐसे 705 में जो हम करते हैं उसमें जाके हम अपना ओपिनियन देख सकते हैं, बट मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि ओपिनियन क्या होता है। अगर ऑडिटर मतलब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं डाला था बट मटेरियली है, बट तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। लेकिन अगर ये कह रहा है कि प्रिक्लूड करता है कि नॉन कॉम्प्लाइंसेज हो रही हैं, है ना, if auditor is precluded by management जो from obtain करता है audit evidences to evaluate करता है whether non compliances occur हो रहे हैं, he shall express qualified और disclaimer of opinion, ठीक है, limitation और scope। अब एक पॉइंट है कि रिपोर्टिंग नॉन कॉम्प्लाइंसेज टू रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन करता है कि ही हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट नॉन कॉम्प्लाइंसेज टू उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिपोर्ट करे नॉन कॉम्प्लाइंसेज की टॉप आउटसाइड एंटिटीज की। कुछ हो गया गले में ना, 40 मिनट हो गए यार, अभी ठहरा है काफी ना। अब कम्युनिकेट कर रहे हैं टीसीडब्ल्यूजी से, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? आई नो यार, इतना तो अच्छा नहीं लग रहा होगा जितना टीचर कराते हैं, बट मैं बस एक एज ए स्टूडेंट ही हम अपना जो है रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई थोड़ा सा कमेंट करना, ताकि दूसरे बच्चे भी इसे थोड़ा सा बस सुन सके ना, सुन सके, अपना रिवाइज कर सके लास्ट डे पे या कैसे भी वो चाहें। 260 कम्युनिकेशन पे टीसीडब्ल्यूजी दिस ऐसे डील करता है। ये जो ऐसे है कम्युनिकेशन, पहले हमने जो था हमने 250 देखा था, अब 260 देख रहे हैं। टीसीडब्ल्यूजी पर्सन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हम ओवरसी करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ एंटिटी एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटिटी, टीसीडब्ल्यूजी जो है वो इंक्लूड करता है मैनेजमेंट पर्सन। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट मतलब पर्सन विद एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंडक्ट ऑफ एन एंटिटी, जिस ऑपरेशन करने की। अब इसके अंदर सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय ऑडिटर टू टीसीडब्ल्यूजी की कौन कौन से मैटर जो कि कम्युनिकेट करने चाहिए। तो ऑडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्म करने के और एक्सप्रेस करने के ओपिनियन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैव बीन, जो कि मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। बस वो क्या करेगा? फॉर्म करेगा, एक्सप्रेस करेगा, वही हम इतनी देर से करते हुए आ रहे हैं। ऑडिटर जो है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट रिलीव मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ऑफ देयर, मतलब उससे ना ऐसा नहीं कि भाई वो फॉर्म में एक्सप्रेस करा, मतलब उससे मैनेजमेंट को कोई छूट नहीं मिल जाती कि तुम्हें नहीं करना कुछ, मैनेजमेंट को तो करना ही है भाई। ऑडिट जो है शैल कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी से ओवरव्यू ऑफ प्लान स्कोप एंड टाइमिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये वाला है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिट। मैं बार बार गलत नहीं, गले में कुछ हो रहा है ना एक्चुअली, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आएगी, आई नो, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में क्या है कि ऑडिटर जो है कम्युनिकेट करता है, ऑडिटर का जो व्यू है अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इसके अंदर देखते हैं एंटिटी का, एंटिटी के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, इसके अंदर हम जो है वो इंक्लूड करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर। ठीक है ना। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी के अंदर भी काफी सारे पॉइंट हैं, बट अभी मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगी, पहले और कंप्लीट करूंगी। अनलेस ओल्ड टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व, क्योंकि हम कहते हैं कि सारे, अगर मान लो टीसीडब्ल्यूजी और जो मैनेजमेंट में दोनों अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट मैटर जो भी अराइज होते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे मैनेजमेंट से जाके और रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट कर लेंगे। फिर सर्कमस्टांसेस जो कि अफेक्ट करते हैं फॉर्म एंड कंटेंट को, इसके अंदर हमारा कोई कंसर्न आ जाएगा। 570 701 506 505 520 और अदर मैटर जो कि अराइज होते हैं वो भी है इसके अंदर हम बता देंगे। ओके, तो इसके अंदर हमने 4 पॉइंट देखे थे, कुल मिला के मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आ जाएगा, अकाउंटिंग प्रैक्टिस इसका, जिसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, हमारे एस्टिमेशन होते हैं और हमारा जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर हम करते हैं। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी के अंदर भी काफी सारे पॉइंट हैं। डिफिकल्टी जो होती है इनकाउंटर करती है हमारे ड्यूरिंग ऑडिट, तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी मतलब उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिले हो रहा है, जो मैनेजमेंट मतलब जानबूझ के डिले करवा रही है भाई, है ना, अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम, ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स लग रहे हैं, अनअवेलेबिलिटी जो है हमारी एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन की, या फिर रेस्ट्रिक्शन जो है मैनेजमेंट ने इम्पोज कर दी है। एडिशनल कम्युनिकेशन जो है, हम एडिशनल कम्युनिकेशन, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एडिशनल कम्युनिकेशन इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, अगर जो लिस्टेड एंटिटी कोई मुझे दे रखे तो मुझे कुछ एडिशनल कम्युनिकेशन करना पड़ता है, वो क्या है? स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट टीम एंड अदर
जो एंगेजमेंट टीम है और जो अदर्स हो रही हैं फॉर्म के अंदर, वो कंप्लाई करते हैं इथिकल रिक्वायरमेंट। हम जो है हम बंदे ही पता नहीं कैसे हैं, हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, रिपोर्ट करते हैं, इथिकल रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, इंडिपेंडेंस चेक करते हैं, बस यही हम करते रहते हैं। तो वही इसके अंदर इथिकल रिक्वायरमेंट चेक कर ली हमने, और इंडिपेंडेंस भी चेक करेंगे। इंडिपेंडेंस दो चीज़ों में चेक करेंगे, ऑल रिलेशनशिप और अदर मैटर जो है जो भी एंटिटी के बीच में हुए हैं और फर्म के बीच में हुए हैं कि वो अफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं हमारी इंडिपेंडेंस को, इसके अंदर वो चेक करेंगे। इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं हमारी टोटल फीस जो कि चार्ज की जाती है ड्यूरिंग द पीरियड, ऑडिट और नॉन ऑडिट फीस, दोनों फीस आ जाएगी इसके अंदर। ऑल रिलेशनशिप एंड अदर मैटर्स, इंडिपेंडेंस का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इंडिपेंडेंस का रिलेटेड सेफ गार्ड जो कि अप्लाई किए जाते हैं, जो कि हमारी रिस्क को कम करते हैं। ठीक है, अब आगे 265 में क्या होता है? 265 में हमारा होता है कम्युनिकेट करते हैं इसके अंदर भी। पहले तो हम डीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करते हैं, अब इसके अंदर कम्युनिकेट करते हैं डेफिशिएंसीज जो भी हमारी इंटरनल कंट्रोल के अंदर हमारी डेफिशिएंसी आती हैं, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं टाइमली बेसिस पे। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, इसके अंदर था इंडिकेटर्स बताइए, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बताइए ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के। एविडेंसेस क्या होते हैं? अच्छा, इसके अंदर ना एक पॉइंट था कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं मैनेजमेंट को तो हम सारी डेफिशिएंसी बता देते हैं, बट टीसीडब्ल्यूजी को ना सिर्फ वही चीज़ें बता दें जो कि सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आ रही है सिर्फ वही हम टीसीडब्ल्यूजी को बताते हैं। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी जो आ रही है, इंटरनल कंट्रोल में हम कह रहे हैं डेफिशिएंसी आ रही है, तो ये कब आती है? जब कंट्रोल में या तो हमने प्रिवेंट नहीं करे या हमने डिटेक्ट नहीं करी है, या फिर कंट्रोल जो है वो मतलब कंट्रोल है ही नहीं, है क्या? है ही नहीं। अभी कह रहे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आ क्यों रही है? इसके इंडिकेटर्स क्या है कि इनइफेक्टिव कंट्रोल इन्वायरमेंट है। इनफेक्टिव कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर दो पॉइंट हैं कि हाँ भाई, वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारे जो ट्रांजेक्शंस हैं वो अप्रोप्रिएट स्क्रूटनाइज नहीं करी हैं टीसीडब्ल्यूजी ने, और मैनेजमेंट जो है वो फेल हो गई है इम्प्लीमेंट करने में अपने एक्शंस को। ठीक है, इनइफेक्टिव कंट्रोल इन्वायरमेंट आ गया। फिर हमारा जो ये रैप ढंग से नहीं है, अगर रैप है भी तो एविडेंस इफेक्टिव नहीं है। इनइफेक्टिव मतलब अगर वो इफेक्टिव है भी, मतलब पहली बात तो हमने बोल दिया कि रैप है ही नहीं, फिर हम कह रहे हैं रैप है तो वो इफेक्टिव नहीं है, फिर हम कह रहे हैं कि इनइफेक्टिव रेस्पॉन्स जो है हमारा, वो भी हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क जो है उससे अराइज हो रहा है। फिर मिस स्टेटमेंट जो भी डिटेक्ट करी गई हैं वो प्रिवेंट डिटेक्ट जो डिटेक्टेड ऑडिटर के प्रोसीजर के द्वारा वो प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं है इन इंटरनल कंट्रोल। ओके, फिर एविडेंसेस जो है मैनेजमेंट की एबिलिटी टू ओवरसी करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हो गया। फिर मैटर्स टू बी कंसीडर, ऐसे कौन कौन से मैटर जो मुझे कंसीडर करने चाहिए डिटरमाइन जब हम करते हैं डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो कौन कौन से मैटर मुझे देखने चाहिए? लाइवलीहुड मुझे देखना, लाइवलीहुड ऑफ डेफिशिएंसी देखना चाहिए, फिर ससेप्टेबिलिटी और लॉस ऑफ फ्रॉड देखना चाहिए मुझे, फिर सब्जेक्टिविटी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अमाउंट है एक्सपोज करते हैं डेफिशिएंसीज को, वॉल्यूम एक्टिविटी हम देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल देखेंगे हम। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल के अंदर भी हमारे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट है जनरल मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल देखते हैं, फ्रॉड देखते हैं, और अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड देखते हैं, रिलेटेड पार्टी देखते हैं, और आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की जो चीज़ें होती है वो इसके अंदर हम देखते हैं। मैटर्स जो कि हम कम्युनिकेट करते हैं रिगार्डिंग डेफिशिएंसी, अगर मेरी इंटरनल कंट्रोल के अंदर आ गई है तो मुझे कौन कौन सी चीज़ अपने माइंड में जो है रखनी चाहिए ड्राफ्ट करते टाइम? लेटर ऑफ वीकनेस। लेटर ऑफ वीकनेस जो होता है ऑडिटर जो है इंक्लूड करता है रिटन कम्युनिकेशन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज के अंदर डिस्क्रिप्शन बताता है, डिस्क्रिप्शन में डेफिशिएंसी लिखी होती है एंड जो कि पोटेंशियली इफेक्ट भी डाल रही होती है। सिग्निफिकेंट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम अंडरस्टैंड करते हैं अपने डेफिशिएंसीज को। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? वो वीकनेस वाला जो पॉइंट था वो है कि इसके अंदर लेटर लिस्ट जो होती है उसके अंदर सारे एरियाज दिख रहते हैं कि हाँ भाई इस सिस्टम में जो है वीकनेस है और इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके सजेशन भी लिखे रहते हैं। ठीक है, इट शुड क्लियरली इंडिकेट करता है दैट इट इज डिस्कस ओनली वीकनेसेस, कि हाँ भाई इसमें हम सिर्फ भाई लेटर ऑफ वीकनेस है ना, सारी चीजें जो भी वीक होंगी वो बताएंगी। तो दिस लेटर सर्व एज वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट फॉर मैनेजमेंट फॉर रिवाइजिंग द सिस्टम एंड इट्स स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। द लेटर जो होता है में ऑल्सो सर्व करता है मिनिमम लाइबिलिटी, मिनिमाइज लाइबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल। हाँ आगे तो थक गई यार मैं तो बहुत थक गई, पहली बार मतलब मैं ऐसे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ओके, 299 की अगर बात करते हैं, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट हमारा ऐसे है ये। देखते हैं 2 मिनट में नहीं हो पाएगा आया तो दिस, क्योंकि 15 मिनट मुझे था कि 40 मिनट्स में मुझे कंप्लीट करना है, बट ये तो इम्पॉसिबल था। दिस ऐसा डील करता है फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम एक्सेप्ट करते हैं। भाई देखो जॉइंट ऑडिट का काम क्या है, काफ़ी सारे बंदे जो है मिलकर काम कर रहे हैं, इसके अंदर
ऑडिट की प्लानिंग जो होती है वो आइडेंटिफाई करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं तभी हम अपना काम जो है बांट लेते हैं कि ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, ठीक है। कॉमन ऑडिट एरियाज जो हैं वो देख लेते हैं। हम इसके अंदर एसरटेन करते हैं हमारे रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम के एफर्ट, और एनटीई मतलब नेचर टाइम और एक्सटेंड जो है हमारे वो नेसेसरी हम परफॉर्म करते हैं अपने इंगेजमेंट को। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलोकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क। हम जो है म्यूचुअली डिस्कस करके अपने काम को बांट लेते हैं, स्पेसिफाइड एरियाज जो है बांट लेते हैं, फिर जो है सबके काम जो है ना डॉक्यूमेंटेड होते हैं और कम्युनिकेट कर देते हैं और साइन सभी के द्वारा किया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार पेपर में आता है वो यही की क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है वैसे इसके अंदर जो बार बार आते हैं, मैं बताती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि ऑल जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली एंड सेवरली जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑडिट वर्क आर किस काम के लिए, मैं किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी, जो कि काम बांटा ना गया हो, ठीक है, नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, मैं उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो डिसीजन टेकन जो है सेकंड है कि डिसीजन टेकन जो है सभी के द्वारा डिसीजन लिया गया है कोई चीज के लिए, तो भाई उसके लिए भी सभी लाइबल होंगे, है ना, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए वही बंदा लाइबल हो जिसने काम किया है, ठीक है। अब मैटर्स ब्रॉट टू बी नोटिस, matters brought to be notice of joint auditors by one of them and एंड ऑन विच जिस पे देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग, मतलब कि कुछ ऐसे मैटर्स जो कि सभी ऑडिटर्स के द्वारा नोटिस कराया गया था, भाई ये वाला काम जो है इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम जो है सभी लाइबल होते हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वाला पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ, और हो गया इसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है वो कंप्लाई करती है हमारे रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैच्यूट। अब हमारा ईच जॉइंट ऑडिटर जो है इज एंटाइटल है assume that other joint auditors have carried out their work as per essays and therefore it is not necessary to review करना, मतलब किसी दूसरे काम हम रिव्यू करने की जरूरत नहीं है यार, हम सब कैपेबल है यार। शक्तियां हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि रिपोर्टिंग बाय जॉइंट ऑडिटर, ये सेकंड पॉइंट, सेकंड वो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। हम बिफोर फाइनलाइजिंग ऑडिट रिपोर्ट, अगर मैं ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले जॉइंट ऑडिटर जो है वो शायद डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि भाई तूने कौन सी रिपोर्ट दी, तूने क्या दिया है और तूने कौन सा कंक्लूजन दिया है, तो हम जो डिस्कस कर लेते हैं। तो जॉइंट ऑडिटर जो है डिस्कस और कम्युनिकेट, तो जॉइंट ऑडिटर्स आर एबल टू अराइव एट एग्रीड रिपोर्ट। तो हाउएवर इफ जॉइंट ऑडिटर डिसएग्री है, मान लो किसी चीज पर वो डिसएग्रीबल नहीं है, वो एग्री, तो आप क्या वो क्या करेंगे कि हर ईच ऑफ देम शुड एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन, सेपरेट रिपोर्ट जो है वो इशू करी जाएगी। अ जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय रिव्यू व्यू ऑफ मेजोरिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर रिगार्डिंग मैटर्स टू बी कवर्ड इन रिपोर्ट। एंड इसके अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं, सेपरेट रिपोर्ट इसके अंदर दे देते हैं अगर हम डिसएग्री हैं तो। ये तो हमें बात पता ही है कि हम सेपरेट रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन जो अब इंपॉर्टेंट एक लाइन है, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट शैल also make reference to audit report issued by the other joint auditor, such reference मतलब एज अ रेफरेंस उसके अंदर हम सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट जो है ऑल्सो मेक रेफरेंस जो है हम ले लेते हैं टू ऑडिट रिपोर्ट की, जो कि इशू की जाती है किसी और बंदे के द्वारा। सच रेफरेंस शैल बी मेड अंडर द हेडिंग ऑफ अदर मेटा पैराग्राफ एज पर एस नंबर 706। तो कैसा लगा भाई लोगों को आपको रिवीजन? आई नो कुछ चीज़ें छूटी हैं, कुछ चीज़ें मैं ढंग से नहीं बता पाई होंगी, ऑफकोर्स यार मैं भी तो पढ़ ही रही हूँ ना, लेकिन बस वो है कि मतलब अपना कोशिश तो मेरी यही रहती है कि अच्छे से मैं जो है मतलब क्या कोशिश यार, फर्स्ट वीडियो मेरी ना जो मैं बना रही हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जो है हमारी ऐसे नंबर 300 के ऊपर, आई थिंक 300 की सीरीज में बनाऊंगी। तो बताना यार कि ऐसी रही, मुझे लग रही है इस पर कुछ खास व्यूज़ आने वाले हैं या सब कुछ भी होने वाला है, क्योंकि बहुत लंबी खिंच गई है, मुझे लगा था बहुत छोटे में मैं जो है कर दूंगी इसको। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, बाय।